नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदित्य आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और दोस्तों अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स एक्सप्रेस पर। टीचर्स एक्सप्रेस, एक सफर आपके मंजिल की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है ईवीएस पेडागोजी। आपका जो एग्जाम है एमपी टेट का वो 5 मार्च से स्टार्ट है। दोस्तों 15 नंबर की जो ईवीएस की पेडागोजी आती है वह 15 नंबर पूरे के पूरे कवर होंगे इस दोस्तों वीडियो के अंतर्गत। यदि दोस्तों वीडियो पर आ ही चुके हैं तो 20-25 मिनट दीजिए और अपने 15 नंबर कवर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से, ईवीएस का जो पेडागोजी पोर्शन होता है, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र होता है, वो 15 अंक का आपका आता है एमपी टेट में। और सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो करता है जो आपका किस में होता है, जो एमपी टेट में होता है। तो दोस्तों मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि पर्यावरण शिक्षण शास्त्र को लेकर के, तो ये 15 अंक का है। इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा, अर्थ, संकल्पना एवं पर्यावरण अध्ययन का विशेष क्षेत्र। वहीं दोस्तों यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से, इसमें सेकंड टॉपिक क्या है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। साथ ही साथ थर्ड टॉपिक आप पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री। वहीं फोर्थ टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे शिक्षण विधियां। ईवीएस में शिक्षण विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि भ्रमण विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि निरीक्षण विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि खोज विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी हम विधियां पढ़ेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण का आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, ईवीएस क्लास को पढ़ाने की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एकीकृत पर्यावरण को पढ़ेंगे और पर्यावरण शिक्षा को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही साथ विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से पर्यावरण अध्ययन का क्या संबंध है उसको पढ़ेंगे और शिक्षण समस्या को पढ़ेंगे। जब इतना टॉपिक दोस्तों हम पढ़ लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा 15 अंक का। इस वीडियो में 15 अंक का मैं आप सभी लोगों को कवर कराने वाला हूं। नेक्स्ट जो वीडियोस मैं रिलीज करूंगा वह एनसीईआरटी की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन आखिर है क्या? तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जहां पर जिसका अर्थ दोस्तों क्या है, देखो किससे मिलकर बना है, परि और आवरण। जहां परि का अर्थ होता है चारों ओर से, परि का अर्थ है चारों ओर से, वहीं आवरण का अर्थ है ढका हुआ या आच्छादित, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे चारों ओर से ढका हुआ हो, या एक ऐसी परिधि, एक ऐसी सीमा जिसमें हम चारों ओर से घिरे हों, वह क्षेत्र का अध्ययन यदि मैं करवा रहा हूं उसे हम कहेंगे पर्यावरण अध्ययन। बोले सर कैसा क्षेत्र, कोई सीमा है, कोई बाउंड्री लाइन है, कोई दीवार है? नहीं बच्चा, ये काल्पनिक लाइन होती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं इस टाइम पर एक एनवायरनमेंट में खड़ा हूं और आपको पठन पाठन कर रहा हूं, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, जलीय कारक हैं, भौतिक कारक हैं, यानी कि पेन है भौतिक कारक, मैं हूं आपका जीवीय कारक। तो ये सारे कारक बनके आपका पर्यावरण अध्ययन बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों, पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द से बना है। किससे बना है? फ्रांसीसी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण परिवेश, यानी कि संपूर्ण परिवेश की बात होगी। वहीं प्रत्येक जीवधारी के चारों ओर जैविक, यानी कि आपका हो गया मनुष्य, पक्षी, आपके जीव जंतु, साथ ही साथ अजैविक जैसे कि मार्कर, बोर्ड, कुर्सी, चेयर, अजैविक पदार्थ हैं। इन पदार्थों से घिरा हुआ आवरण ही जीव का पर्यावरण कहलाता है। अब मैं बात करूं पर्यावरण में पृथ्वी के दोनों घटक, जैविक घटक और दोस्तों अजैविक घटक अथवा भौतिक पाए जाते हैं। जैविक, अजैविक और भौतिक घटक, पृथ्वी के 3 ही घटक, या तो वस्तु जैविक होगी, या वस्तु अजैविक होगी, या भौतिक होगी। तो ये तीनों घटकों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं।
चलिए भाई, अब बात करते हैं पर्यावरण की संकल्पना के कौन कौन से मुख्य कारक हैं। तो पर्यावरण संकल्पना के 3 मुख्य कारक हैं। पहला आपका जलीय कारक होगा, दूसरा आपका भौतिक कारक होगा और तीसरा आपका सांस्कृतिक कारक होगा। यदि बच्चा पार्टी में आप सभी लोगों से बात करूं जलीय कारक क्या होता है, तो जलीय कारक के अंतर्गत जीवित सजीव कीड़े मकोड़े आते हैं। ध्यान देना, जलीय कारक के अंतर्गत क्या आते हैं? बोले जीवित आते हैं, सजीव आते हैं और कीड़े मकोड़े आते हैं। वहीं जलीय नहीं दोस्तों, जीवीय होगा। यहां पर जीवीय कारक होगा, ये आपका जीवीय कारक होगा। वहीं मैं भौतिक कारक की बात करूं तो भौतिक कारक में आपका ऊर्जा, निर्जीव, बोर्ड, पेंसिल, रबड़, मार्कर, टी शर्ट, शर्ट, माइक, यानी कि जितनी भी भौतिक चीजें हैं वह सब आपकी भौतिक कारक में आएंगी। और सांस्कृतिक कारक में आपके दोस्त आएंगे, आपके रिश्ते आएंगे, आपके समुदाय आएंगे और देश, ये सब आएंगे सांस्कृतिक कारक में। तो पर्यावरण संकल्पना इस तरीके से पठन पाठन किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन का विशेष क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में सबसे विकसित जीव मानव की गतिविधियों के कारण पर्यावरण खतरे में, सभी जीव जगत के अस्तित्व को मनुष्य की गतिविधियों ने खतरे में डाल दिया है। कैसे, जानते हैं। हमको पोडियम बनवाना था, यहां पर बुक्स रख सकें, पानी रख सकें, लैपटॉप रख सकें। तो हम कहां गए? हम गए कारपेंटर के पास। हमने कहा एक बढ़िया सी लकड़ी का बना दो। लकड़ी कहां से आएगी? पेड़ पौधों से। तो हमने क्या किया? मनुष्य ने क्या किया? पर्यावरण से अपना विकास करने के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाई। जीव जगत के अस्तित्व को, जंगल को हम लोग क्या कर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रही है, हम लोग जंगलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जंगलों की तरफ कटान करते जा रहे हैं और इस प्रकार जीव जगत के अस्तित्व को मनुष्य की गतिविधियों ने खतरे में डाल दिया। अब आगे बात करते हैं। इन बिंदुओं के लिए अलग से, दोस्तों मुझे पता है क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको नहीं लग रही होगी, मैं ये वादा कर सकता हूं क्लास तुमको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं लग रही होगी, लेकिन छाप के आना पेपर में यहीं से आएगा, तुम देख लेना। पेपर में यदि पूरी वीडियो देख लो तुम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके जाना और कमेंट करके जाना सर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया। लेकिन दोस्तों आप 20-25 मिनट में अगर आप 15 नंबर का आपको कवर करा रहा हूं तो थोड़ा ध्यान, थोड़ा पैशेंस रखो थोड़ी देर। तो इन बिंदुओं के लिए अलग से पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। कैसे? कि प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण कैसे करें हम, जल, वायु, स्थल, वन, मृदा, वन्य जीव आदि का अध्ययन कैसे करें। एक ऐसा टॉपिक हमारे क्लासेस जो 3rd, 4th, 5th की बुक्स होती हैं उनमें पढ़ाया जाता है और आगे भी पढ़ाया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का संरक्षण कैसे करें, गैर परंपरागत स्रोतों का विकास कैसे करें। परंपरागत स्रोत जैसे कि आपका हो गया पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनका विकास कैसे किया जा सके। साथ ही साथ जैव विविधता का संरक्षण एवं समृद्धि कैसे किया जाए, बायोडाइवर्सिटी का कैसे हम संरक्षण करें और कैसे उसमें समृद्धि करें। जैसे बहुत सारे प्राणी विलुप्त की कगार पर हैं, बहुत सारे प्राणी विलुप्त हो चुके हैं, अब जो हो चुके वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो विलुप्त की कगार पर खड़े हैं, बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, उनको कैसे रोका जा सके, इसका अध्ययन कराते हैं हम लोग पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा से, जो भूकंप है, बाढ़ आपदा है, इन सभी आपदाओं से कैसे बचाया जा सके, कैसे रोकथाम की जा सके, इस सभी के बारे में। जैसे कोरोना आया था, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी, तो उस ऑक्सीजन के लिए हम कितना प्रिपेयर हैं,
इन सब चीजों को हमको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ प्रदूषण, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। आप पॉलीथीन खाते हैं, पॉलीथीन में कुछ खाया और उसके बाद पॉलीथीन को फेंक दिया, पानी की बोतल ली और पिया, उसको जहां तहां फेंक दिया, तो ये जल प्रदूषण है। आप क्या कर रहे हैं, फुल वॉल्यूम पर डीजे बजा रहे हैं, तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। तो इन सारे प्रदूषणों को आप कैसे रोक सकते हैं, कितने डेसिबल के बाद एक मनुष्य के लिए कि वह एक ध्वनि प्रदूषण होता है, ये सब मानक आपको अध्ययन कराए जाते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, सतत मूल्यांकन, 5 सितारा टॉपिक पेपर में आने वाला, छपा छपाया मिलेगा पेपर में मेरा बच्चा, ये छपा छपाया क्वेश्चन मिलता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन की एक ऐसी व्यवस्था जो सीखने सिखाने के साथ चलती रहती है, जिसमें बच्चों के अनुभवों एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन लगाया जाता है। भैया ये बात तो सही है। बोले सर ये तो लिखा था, आपने पढ़ दिया। समझो, सतत मूल्यांकन, सतत का अर्थ निरंतर, और मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन करना, यानी कि किसी का मूल्य और अंकन। मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना, मूल्य और अंकन। किसी की वैल्यूज का आप अंकन कर रहे हैं, सतत, वो भी निरंतर कर रहे हैं। यानी कि सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसका मूल्यांकन आप निरंतर करते रहते हो। निरंतर कैसे? पठन पाठन की क्रिया के साथ आप निरंतर यदि कोई मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सतत मूल्यांकन। एक इंपॉर्टेंट बात, सतत मूल्यांकन दोस्तों, यदि हम किसी बालक के मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन 3 पक्षों का होता है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और आपका क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों पक्षों में यदि हम किसी एक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं तो उसे कहते हैं सतत मूल्यांकन। और इसका ठीक विपरीत व्यापक मूल्यांकन, एक ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चलता रहता है। उसके आगे भी जस्ट आगे स्लाइड में बताने वाले हैं सतत और व्यापक में क्या अंतर है। सतत मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक, रचनात्मक और संकलनात्मक। यानी कि यदि मैं बात करूं सतत मूल्यांकन को, सतत मूल्यांकन कैसे आप कर सकते हैं किसी बालक का, तो हम 3 तरीके से सतत मूल्यांकन कर सकते हैं। एक तो रिमेडियल और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के माध्यम से, रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से और संकलनात्मक मूल्यांकन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन तो मूल्यांकन का वह तरीका, वह टेक्निक्स जिसमें पठन पाठन की क्रिया के साथ यदि कोई मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है पठन पाठन की क्रिया के साथ, तो हम उसे कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। बात समझ में आई? बोले सर यही तो सतत मूल्यांकन में बताया, तो सतत और व्यापक में अंतर क्या? सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन जिसमें किसी एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाए, चाहे ज्ञानात्मक का किया जाए, चाहे भावात्मक का किया जाए, चाहे क्रियात्मक का किया जाए। लेकिन व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन जिसमें समस्त तीनों पक्षों का, बालक के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जाए, तो उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक सतत और व्यापक मूल्यांकन समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। क्लास बेहतरीन लग रही है। एक ऐसे वाला इमोजी आ रहा होगा आपकी वीडियो के नीचे, उसको जल्दी से ना लाइक वाला बटन प्रेस कर दो, तभी तो हम तुम्हें हिंदी पेडागोजी भी इसी तरीके से हलवा तरीके से समझा पाएंगे। चलो भाई, अब आते हैं छात्रों की विकास सीमा निर्धारित करने हेतु जो तरीका उपयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन। सबसे अच्छी टेक्निक है, एनसीएफ 2005 कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि यदि किसी बालक का इवैल्यूएशन करना हो तो सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। ग्रेडिंग पद्धति नहीं अपनानी चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि रमेश की फर्स्ट रैंक, सुरेश की सेकंड रैंक,
सुरेश की सेकंड रैंक और विवेक की लास्ट रैंक, विवेक की लास्ट रैंक। यदि लास्ट रैंक वाला जो विवेक होगा वह सुरेश और रमेश से क्या करेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। वो समझेगा कि ये तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले हैं और हम मंद बुद्धि वाले बालक हैं, यानी कि इनमें क्या हो जाएगी, हीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए एनसीएफ कहता है कि रैंकिंग, ग्रेडिंग, अंकन नई पद्धति में होना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा शिक्षार्थी सीखने की जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न करता है। ऐसे क्या होता है इसमें कि जो बालक और बालिकाएं होते हैं वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, प्रश्नोत्तरी विधि, जैसे मैंने कहा कि सुरेश और महेश और विवेक एक क्वेश्चन बताओ, सभी लोग इसका जवाब देंगे। सभी ने जवाब दिया, सभी, और इसमें मुक्त अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बद्ध अंतर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें बालक की सृजनात्मकता का विकास होता है। चलिए भाई, अब आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अरे बच्चा पार्टी खूब करी होगी ट्रेनिंग की है। किस किस ने ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग की है ना, बीटीसी, डीएलएड, बीटीसी या बीएड किया होगा तो ट्रेनिंग की होगी प्राथमिक स्तर में, ये खूब करवाया जाता है। ये क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री। तो ये क्या होती है, पहले इसके बारे में जानते हैं कि शिक्षण अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के लिए 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, दृश्य सामग्री जो है वो प्रमुख सहायक सामग्री है, जिसमें मैप आता है, चार्ट आता है, ग्राफ आता है, चित्र आता है, मॉडल आता है, ग्लोब आता है और श्यामपट आता है। ऑप्शन प्रश्न क्या बनेगा कि इनमें से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है। प्रोजेक्टर दिया होगा और ये सारे दिए होंगे, तो प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री नहीं है, वो दृश्य श्रव्य सामग्री है और ये दृश्य सामग्री है। बात समझ में आई। अब बात करें ग्लोब को लेकर के, तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब एक प्रकार का पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी का प्रतिरूप मतलब मॉडल है। इसका उपयोग पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप और आकार को समझने के लिए किया जाता है। एशिया कहाँ है, प्रशांत महासागर कहाँ है, भारत कहाँ है, चीन कहाँ है, रूस और यूक्रेन में युद्ध काय हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब चीजों को यदि जानेंगे तो हम ग्लोब पर इन सभी की स्थिति को समझाएंगे। तो ग्लोब क्या है, एक तरीके का पृथ्वी का प्रतिरूप है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि मानचित्र क्या है। मानचित्र से बच्चों में स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने में बच्चों को सर्वप्रथम दिशा का ज्ञान कराना चाहिए। जो मानचित्र होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एमपीटेट में छपा क्वेश्चन मिलेगा। और ट्रिक देख लो, यदि मानचित्र से आ जाए क्वेश्चन और तुम्हें क्या लगाना हो, ऑप्शन ढूंढना हो, तो तुम इतनी चीज देखना कि सापेक्ष स्थितियों को समझने के लिए सापेक्ष स्थिति और दिशाओं का ज्ञान इतना दिख जाए, तुम आंसर लगा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मानचित्र में होता क्या है, मानचित्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है कि पूर्व दिशा में कि दक्षिण दिशा में कि पश्चिम दिशा में, ये सब चीज एक मैप पे क्लास लूंगा, एक मैप पे क्लास लूंगा, 1 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। 5 मिनट की वीडियो होगी, क्लास क्या लूंगा, 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। आप सभी लोग चैनल पे जुड़े रहोगे तो वो वीडियो मिल जाएगी आपको ना। अगर नहीं चैनल, देखो ये वीडियो आप पढ़ के चले जाओगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसमें क्या होगा, देखो मुझे व्यूज तो मिल जा रहे हैं, आप देखो हकीकत बात यह है कि आप देख के जाओगे इस वीडियो को तो कहीं ना कहीं व्यूज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो छोटी छोटी वीडियोस होती ना, इनको मैराथन्स में नहीं कवर किया जाता है, इनको छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बनाई जाती हैं और जो कि
मैराथन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैथ की हो गई, जैसे ट्रेन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली हो गई, जैसे आपका क्लॉक वाले न्यूमेरिकल हो गए, ये सब चीज़ें 10-10, 5-5 मिनट की होती हैं। इन सबको वीडियोस में डालता रहता हूं चैनल पर। आप लोग चैनल विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप चला जाएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक किया करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। देखो, एक नंबर ये कवर कर देगा, एक ये कवर कर देगा और ये कवर कर देगा। तो कहते ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। ये सब बूंद बूंद करके आपका घड़ा बर्बाद देंगे, आपके 120+ नंबर दिलवा देंगे। समझ गए बच्चा? ठीक है। तो श्यामपट्ट को शिक्षण कार्य हेतु मुख्य सहायक सामग्री माना जाता है। देखो, श्यामपट्ट ही तो है, ये श्यामपट्ट ही तो है को मुख्य सहायक सामग्री के रूप में माना जाता है, क्योंकि पाठ के स्तर पर इसका योग्य संभव है। इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। यदि लिखोगे, पढ़ाओगे तो किसी न किसी वर्ड का प्रयोग करोगे। मैं इंट्रोगेटिव पैनल का बोर्ड का प्रयोग कर रहा हूं और आप पढ़ाने जाओगे श्यामपट्ट, या ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करोगे, या व्हाइट बोर्ड। ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट्ट और व्हाइट बोर्ड आपका श्वेतपट्ट। इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो, श्रव्य सामग्री क्या होती है? श्रव्य सामग्री मतलब जो सुन करके, दृश्य मतलब देख करके, श्रव्य मतलब सुन करके जिसको बालक को अधिगम प्राप्त हो। तो बालक के सामने रेडियो चला दो। जिसकी जो दृष्टि बाधित बालक है उसके लिए श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, जो दृश्य बाधित बालक होते हैं उनके लिए सब प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन आदि, यह आपका किस में जाएगा? श्रव्य सामग्री में जाएगा। और दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या जाएगा दोस्तों? दृश्य श्रव्य सामग्री में टीवी, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और कंप्यूटर। टीवी में क्या होता है? चलचित्र भी आते हैं और ऑडियो भी होता है। प्रोजेक्टर में चलचित्र भी आते हैं और ऑडियो भी होता है। लैपटॉप और कंप्यूटर। तो ये रहा दृश्य श्रव्य सामग्री। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर में वह सहायक सामग्री जिसके द्वारा छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है। बोले सर, कंप्यूटर के बारे में तो हमें सब पता है, ये पुनर्बलन आपने क्या लिख दिया, कुछ इसके बारे में बता दो तो अच्छा लगे। पुनर्बलन मेरा बच्चा पार्टी वह होता है कि पुनर्बलन वह है जिसको सीखने की गति को बढ़ावा मिलता है, सीखने की गति में सहायक होता है, उसे कहते हैं पुनर्बलन। जिससे सीखने की गति को बढ़ावा मिल सके, सहायता मिल सके, वह उद्दीपक जिससे सीखने की गति को बढ़ावा मिल सके। अब बात करते हैं भ्रमण। वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसकी सहायता से बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रमण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है, भ्रमण। कई बार पूछा जाता है कि भ्रमण का तात्पर्य क्या है। भ्रमण से तात्पर्य यह है कि मैंने जयपुर विजिट की और जयपुर में मैंने हवा महल को देखा। मैं अपने बालकों को लेकर के, बालक बालिकाओं को लेकर के हवा महल दिखाने गया तो उन्होंने कहा कि सर, इतनी सारी गर्मी पड़ रही है, जून के महीने में लेकर के सर इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन हवा महल में हवा क्यों आ रही है? उनका क्वेश्चन था। तो मैंने बताया कि उसमें खिड़कियों की संख्या, जो क्रॉस वेंटिलेशन है, जो क्या है, बहुत ही इंजीनियर ने बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया है, एडजस्ट किया है। तो इस वजह से इसमें गर्मियों में भी आपको हवा महसूस होगी, हवा लगेगी। अब बात करते हैं चित्र वह सहायक सामग्री है जिससे प्रदर्शन के लिए उपयुक्त सामग्री माना जाता है और यह इतिहास के शिक्षण को सजीव बनाती है, इतिहास के शिक्षण को सजीव बना देती है। जैसे कि कैसे, समझो, आपके अभिषेक सर हैं, वो आपको अकबर के बारे में बताएं और वो अकबर का चित्र लेके आ जाएं, आपके दिमाग में छप जाएगा। चलो छोड़ो, अकबर के बारे में ऐसे ही छप जाएगा। सांची का स्पूत पढ़ाना हो, अशोक के अभिलेख पढ़ाने हो, उसके फिगर्स आपके सामने ला दें तो, सिंधु घाटी सभ्यता के फिगर्स ला दें तो छप जाएगा ना दिमाग में? हाँ, छप जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
शिक्षण विधियां, 5 सितारा टॉपिक आपकी स्क्रीन पर रहा। ये शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं? भ्रमण विधि क्या है? तो भ्रमण विधि वह विधि, भ्रमण विधि में भ्रमण के द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, यानी कि भ्रमणता के द्वारा ज्ञान को अर्जित किया जाता है। अभी भी बताया है आपको भ्रमण विधि के बारे में। हवा महल वाला उदाहरण है, जैसे कि हवा महल हो गया, लखनऊ में बालक आएगा तो उसे भूल भुलैया दिखाओ, तो भूल भुलैया जब देखने जाएगा तो लगभग 500 मीटर का हाल है, 500 नहीं तो 300 मीटर का तो हाल है ही है, 300 मीटर लंबा हाल है, और उसमें नाखून को दीवार में ऐसे करो तो 300 मीटर दूर यदि कोई दीवार में कान लगाएगा तो उसको नाखून के जो बजने की आवाज है वो सुनाई देती है। तो वो क्या है? इकोसिस्टम, प्रतिध्वनि का उदाहरण है, या कई सारे उदाहरण, उसमें लॉस लग जाते हैं, कुछ कई सारे नियम लगते हैं वहां पर, तो ये आपको सीखने को मिलेगा बालक को। तो शिक्षार्थी प्रकृति के बारे में आकर्षित होता है। अब जैसे किसी पार्क में ले गए, उसके बारे में बताया कि यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, तो भ्रमण विधि के बारे में। मुख्यतः बच्चों को वास्तविक जीवन तथा उनकी परिस्थितियों के अनुसार जोड़ती है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि क्या हुई? एक और उदाहरण ले लो। गुजरात गए, ट्रेन के जैसे स्टेशन पे उतरे ढोकला खाने को मिला। लखनऊ में घूमने गए, अमीनाबाद कबाब खाने को मिला। यदि मैं बात करूं कहीं और क्षेत्र को लेकर के, तो आगरा गए तो पेठा खाने को मिला। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि इस क्षेत्र भी ये भोजन प्रमुख है। केरल गए, टैपिकुआ खाने को मिला। गोवा गए, समुद्री मछली नारियल के तेल में खाने को मिली। कश्मीर में गए तो सरसों के तेल में समुद्री मछली खाने को मिली। हांगकांग चले गए तो लिंग हिंग फेन नाम का सांप का मांस का सूप पीने को मिला। तो कहीं ना कहीं आपको बालकों को वास्तविक जीवन तथा उनकी परिस्थितियों के अनुसार जोड़ती है। अब आओ आगे, उदाहरण मैंने आपको पहले बता दिया तो उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़िए। अन्वेषण विधि या खोज विधि, इस विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग हैं। ये विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित होती है। ये जो विधि है ये स्वयं करके सीखने पर आधारित होती है। इसे कहते हैं अन्वेषण विधि या खोज विधि। जैसे बालक से कहा जाए कि कोई पर्यावरण आधारित प्रोजेक्ट मॉडल तैयार करके लाओ, तो उसे हम कहेंगे अन्वेषण या खोज विधि। निरीक्षण विधि क्या होती है? कि निरीक्षण विधि के जनक जे.बी. वाटसन माने जाते हैं। इसमें बाह्य रूप से व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है और इस विधि को अन्य नामों से जानते हैं, जैसे अवलोकन, जैसे निरीक्षण, जैसे प्रेक्षण और बहिर्दर्शन आदि। इस तरीके से हम निरीक्षण विधि को पढ़ते हैं। निरीक्षण विधि के जनक जे.बी. वाटसन, ये बाह्य रूप से व्यक्ति का निरीक्षण करती है। अन्वेषण विधि स्वयं करके सीखने पर बल देती है। भ्रमण विधि में आपको बालक को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। चलिए भाई, इस विधि में मनोवैज्ञानिक दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार का निरीक्षण करता है, ये तो कॉमन सी बात है। चलो, पर्यावरण का महत्व और एकीकृत पर्यावरण का आखिर महत्व क्या है? तो पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कई विषयों से मिलकर बना है, जैसे भूगोल, जैसे इतिहास, जैसे राजनीति शास्त्र, जैसे समाज शास्त्र, जैसे शिक्षा शास्त्र, जैसे मैं बात करूं आपसे मैथ, इन सारे के सारे विषयों का कॉम्बिनेशन है पर्यावरण। इसीलिए कहा जाता है कक्षा 1 और 2 की क्लास में हम ईवीएस की बुक नहीं पढ़ाते हैं, ईवीएस को सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाते हैं। कारण मात्र एक इतना है, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, कारण पूछ लिया जाता है, तो कारण मात्र इतना है क्योंकि कक्षा 1 और 2 में गणित और भाषा की कक्षा क्लास में ही हम ईवीएस का ज्ञान करा देते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा देखो, पर्यावरण शिक्षा की कक्षा 1 व 2 के बालकों को नहीं दी जाती। अभी जो बताया वही कॉन्सेप्ट है। कौन सी क्लास से दी जाती है? 3rd, 4th, 5th से दी जाती है। इसमें थीम कितनी है? 6 थीम है। कौन कौन सी है?
परिवार एवं मित्र, का परिवार एवं मित्र। इसमें दोस्त है, दोस्त हो गया। पानी, पानी, यात्रा, आवास, आवास, भोजन, भोजन हो गया। भोजन, हम चीजें कैसे बनाते हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये आपका हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा। बात समझ में आ गई सभी के? बोले सर आ गई बात समझ में। चला जाए नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चला जाए। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध, जीवन से, वास्तविक जीवन से जुड़ाव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का होता है, इसलिए हम पर्यावरण अध्ययन को क्लास के अंतर्गत पढ़ाते हैं। अब बात आई शिक्षण समस्याएं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण समस्याएं भी होती हैं। जिन छात्रों को पर्यावरण अध्ययन में रुचि ना हो, यह शैक्षणिक कार्य में समस्या उत्पन्न करता है। जैसे कि अब आपको ईवीएस ना समझ में आए तो कहो मास्टर तुम समझा नहीं पाए, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है। परंतु रुचि को पर्यावरण के तरफ खींचने का संपूर्ण दायित्व एक शिक्षक का होता है। यदि आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो मास्टर की गलती। यदि आप फेल होते हैं तो क्या फेल है? टीचर्स एक्सप्रेस फेल है, और तो टीचर्स एक्सप्रेस को फेल होने नहीं दूंगा, आपको वादा करता हूं पास करा लूंगा। यदि आपने संस्कृत पेडागोजी की वीडियो ना देखी हो तो देख लेना भैया, उससे बाहर नहीं आएगा। और आगे भी आपको भी मैं हिंदी पेडागोजी की पूरी वीडियो देने वाला हूं, मैथ पेडागोजी की पूरी वीडियो देने वाला हूं, पेडागोजी की पूरी वीडियो देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं छोटी छोटी वीडियो जैसे हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी हो गई, आपकी वेन हेले थ्योरी हो गई, आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गई, इन सबको दे दूं, पढ़ लो, पेपर में आएगा, छपा छपाया मिलेगा, फिर मत कहना बताएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताना है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। एक चीज याद रखो, यदि अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।